देखो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला टॉपिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट मतलब मैं दो सॉल्ट को मिलाऊंगी, फिर वो कैसे सेट होते हैं, ठीक है। अब सिंपल सॉल्ट तो हमने पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा है, एसिड की रिएक्शन बेस से करा दो, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ NaOH और HCl, तो NaOH कहेगा मैं एक OH आयन दे देता हूँ, HCl क्या कहेगा मैं एक H आयन दे देता हूँ, तो वाटर निकल गया NaCl। KOH और H2SO4, आंसर क्या है K2SO4। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड और NaOH ले लो, तो तुम कहोगे ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, H2 निकाल दो, NaOH से OH निकाल दो, तो Na2C2O4 सोडियम ऑक्सीलेट। तो ऐसा कोई भी आयन हो सकता है। तो सिंपल सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्ट। अब अगर मैं कहूँ NaCl पानी में डिसॉल्व कर लो, तो पानी में जाते ही नमक तो गायब हो जाता है ना, तो Na+ अलग, Cl- अलग। तो जो सॉल्ट पानी में जाके कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या करे, खो दे, उसे क्या बोलोगे, सिंपल सॉल्ट, है ना। अब अपनी आइडेंटिटी तो है ही नहीं, पर पानी में तो आयन्स है, और अगर पानी में आयन है तो अपना टेस्ट तो देंगे। तो NaCl एक्वो सोल्यूशन क्या Na+ का टेस्ट देगा, तो नहीं देगा। Cl- का टेस्ट देगा, तो बिल्कुल देगा, मना थोड़ा था। आई बात समझ में। तो सिंपल सॉल्ट obtained by acid and base, NaCl, KCl, K2SO4, Ne2C2O4, इसका नाम है सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है। फिर ये डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। कैसे मेंटेन करेगा, गायब हो जाता है पानी में डालते ही, तो इनकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट, और हर आयन अपना टेस्ट दे दे, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं बात करूं डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट मतलब दो सिंपल सॉल्ट ले, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन स्टेट में, सॉलिड में तो क्या करोगे, है ना, तो दो सिंपल सॉल्ट ले लो लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में, और क्या करो, मिक्स कर दो और इवेपोरेट होने दो, है ना। तब तक इवेपोरेट होने दो जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता। तो अपने साथ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को बांध लेगा, जिसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पे दो सॉल्ट होते थे, और उनमें भी खास बात है कि एनायन सेम होता है, इसके पास Cl है तो दूसरे वाले के पास भी क्या होगा, Cl होगा, ऐसे। तो एनायन दोनों में सेम होगा, कैटायन डिफरेंट होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी रहेंगे, है ना, और हम उनको ड्राई होने देते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल होता है एलम, पोटाश एलम, देसी भाषा में फिटकरी बोलते हैं। तो फिटकरी में पानी में जाती क्या हो जाती, गायब। तो गायब मतलब डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अब आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो तो पानी में आपके आयन्स तो है ही, यानी हर आयन क्या करेगा, अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा। तो आप बताओगे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करते और इनका हर आयन केमिकल टेस्ट देगा, उसे क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट के तुम्हें 4 एग्जांपल्स जो है वो ध्यान रखने हैं। पहला मैंने क्या बोला तुम्हें, एलम, पोटाश एलम, ठीक है। तो देखो पोटाश एलम का फॉर्मूला है, नाम ही पोटेशियम से शुरू है ना, तो K2SO4, ठीक है। एलम है तो एल्यूमिनियम ले लो, Al2SO4 होल थ्राइस। याद रखने का तरीका है, पोटाश मतलब पोटेशियम और एलम Al है ना तो एल्यूमिनियम, एनायन तो दोनों का सेम ही होगा। और फिटकरी में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कितने 4 होते हैं, 24 H2, क्लियर, पोटाश एलम। अब मैं कहूँगी नहीं क्रोम एलम, पोटाश एलम की जगह क्या लिखना है, क्रोम एलम, तो तुम एल्यूमिनियम हटा के क्रोमियम लगा दो, ठीक है। देखो पहला मोनोवेलेंट, दूसरा ट्राईवेलेंट होना चाहिए ना, तो Al रिप्लेस कर दो क्रोमियम से, तो ठीक है भाई क्रोम एलम। यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल कितने, 24 वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा तुम्हारा प्रैक्टिकल में आएगा मोहर सॉल्ट, है ना, आपके एनसीईआरटी प्रैक्टिकल में है पहला FAS। मोहर सॉल्ट को क्या बोलोगे, FAS। F मतलब फेरस सल्फेट, A मतलब अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो हम कहेंगे अच्छा भाई फेरस सल्फेट FeSO4 ले लेता हूँ, अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4 ले लो, और यहाँ पे आएगा .6H2, फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल 2 SO4 .6H2। और फोर्थ आपके पास आएगा कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट क्या है, तो हम कहेंगे KCl .MgCl2 .6H2, इसे आप बोलोगे कार्नेलाइट। थर्ड तुम्हारे पास है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स मतलब आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड ढूंढने, है ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब इस तरह के सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को क्या रखेंगे, मेंटेन। और एक्वस सॉल्यूशन अगर तुमने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, कॉम्प्लेक्स यूं का यूं रहेगा। जैसे NaCl था, वो पानी में जाते गए, अब आपका NaCl से कोई लेना देना नहीं है। एलम था, एलम पानी में जाके क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते ही नहीं है, ये होते पार्शियली आयोनाइज्ड। पहचानेंगे कैसे, तो जहां पे भी तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड दिखे, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या फॉर्मूला, K4 FeCN होल्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट घर है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको नहीं छेड़ना है। बाहर वाला काउंटर आयन है, इसको निकाल दो। ये पोटेशियम है, KCl से भी मिलेगा, K2SO4 से भी मिलेगा, तो ये सिंपल आयन है, सिंपल कैटायन है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब बाहर वाला कैटायन है तो ऑब्वियसली ये क्या है, एनायन है। तो तुम कहोगे कि अच्छा भाई अगर इसको मैं पानी में डाल दूं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो तुम्हें कहना है बाहर वाला अलग हो जाएगा, तुम्हारा पोटेशियम तो अलग हो गया। लेकिन फेरोसाइनाइड के बारे में भूल जाओ, कोई गलती नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको नहीं छेड़ना है। तो ये FeCN होल 6 माइनस 4, बात समझ में आ गई। अब मैं कहूंगी कि अच्छा ये सॉल्ट है ना, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन कॉमन नेम क्या बताया मैंने तुम्हें इसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो हम कहेंगे देखो ये जो तुम्हारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन K+ का टेस्ट देगा, तो हम कहेंगे दे देगा, कोई तकलीफ नहीं, फ्री है ना, तो दे देगा। क्या ये Fe+2 का टेस्ट देगा, नहीं। तुम कहोगे इसका तो टेस्ट दे देगा, इसका नहीं देगा। क्या साइनाइड का टेस्ट देगा, नहीं देगा, साइनाइड देगा, फेरोसाइनाइड है ना। क्या इस पूरे का टेस्ट दे देगा, FeCN होल 6 माइनस 4, इसका दे देगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई इसका दे देगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। जो आयन फ्री है उसका टेस्ट दे देगा, और जो आयन फ्री नहीं है उसका टेस्ट नहीं देगा। इतनी बात क्लियर है क्या। तो हम कहेंगे कि देखो सॉलिड स्टेट में ये कॉम्प्लेक्स था, पानी में जाके भी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसने अपनी पहचान बनाए रखी, आइडेंटिटी को क्या करा, मेंटेन करा। चाहे सॉलिड स्टेट है चाहे पानी में, मैं कहीं पे भी हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, अपनी पहचान नहीं बदलूंगा। अब बाहर वाले उनका टेस्ट ले लो, लेकिन कॉम्प्लेक्स मतलब बंधे हुए, इनका टेस्ट आप नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, मान लो ऐसा कुछ है, CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 SO4, और मैं तुम्हें कहूं कि चलो भाई इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसकी बात करो, है ना। तो कॉम्प्लेक्स को नहीं छेड़ना है, कॉम्प्लेक्स यूं का यूं, CuNH3 होल 4, बाहर सल्फेट का चार्ज कितना है, -2, इसलिए कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा, +2। अब सल्फेट तो K2SO4 से आता, तो भी सही आता, तो ये कॉमन आयन है ना, काउंटर आयन, कॉमन है ना, सिंपल एनायन, माइनस है तो एनायन, तो सिंपल एनायन कह दो, काउंटर आयन कह दो, बाहर वाला आयन है। लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो मैं कहूंगी अच्छा इसके एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। इसको कॉमन नेम तो है नहीं, नाम जब पढ़ेंगे IUP से सीखेंगे तब नाम आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं कह रही हूँ इस कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में क्या Copper+2 का टेस्ट आएगा, बोलो Copper+2 का टेस्ट आएगा, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। पानी में क्या अमोनियम का कोई टेस्ट दे देगा, तो हम कहेंगे नहीं, अमोनियम का कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि अमोनियम फ्री नहीं है, ठीक है। क्या सल्फेट का टेस्ट दे देगा, तो तुम क्या कहोगे, हाँ सल्फेट का टेस्ट दे देगा। तो जो फ्री है उसका टेस्ट दे देगा, और जो कॉम्प्लेक्स स्टेट में है उसका टेस्ट नहीं देगा, जो फ्री स्टेट में नहीं है उसका टेस्ट नहीं देगा। क्लियर। देखो अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को 2 में डिवाइड कर दो, अब देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वैसे तो मैंने पढ़ लिया, अपनी आइडेंटिटी को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। अब हर कोई 100% हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे इसमें परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब आपको बोला कि आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा तो रखेगा, सॉलिड स्टेट में भी रखेगा, एक्वस में भी रखेगा। इम्परफेक्ट में थोड़ी देर तो रखता ही, बट उसका कॉम्प्लेक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। हो सकता है कॉम्प्लेक्स इतना मतलब स्टेबल नहीं है कि थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो अपन को इसमें एग्जाम्पल से ध्यान रखना है कि भाई देखो कैसे क्या है। तो मैं कहूँगी देखो मेरे पास मान लो एक सॉल्यूशन ये है K3CuCN होल 4,
ठीक है, कॉपर और 4 साइनाइड है, K3Cu अब मैं कहूँगी इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो तुम कहोगे कि भाई इसका एक्वस सॉल्यूशन है, तो बाहर वाला आयन कौन है? पोटेशियम। एक तो पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन है? तो हम कहेंगे देखो CuCN4। चार्ज बाहर 3 प्लस है ना, तो यहाँ कितना आएगा? -3। तो हम कहेंगे ठीक है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स है, और काउंटर आयन तो अपना टेस्ट देता है, कॉम्प्लेक्स मना कर देगा। अब ये कह रहा है कि देखो मैं H2S गैस पास कर रहा हूं, है ना, पासिंग H2S गैस, तो भले ही तुम H2S गैस पास कर दो, तो बढ़िया कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल है, ठीक है ना। वैसे H2S गैस क्या करती है? कॉपर को पकड़ के Cu2S का पीपीटी बनाती, पर आप क्या देखोगे कि कॉपर तो फ्री नहीं, तो तुम कितनी H2S पास कर लो, यहाँ कोई पीपीटी नहीं है, नो पीपीटी, मतलब कोई भी आयन फ्री नहीं है जो इसके साथ रिएक्ट करे। तो हम कहेंगे अच्छा भाई ऐसा कुछ है, तो इसको तो तुम परफेक्ट बोलो, इसका एग्जाम्पल है ये, परफेक्ट है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँगी नहीं, मेरे पास है ना ऐसा कॉम्प्लेक्स है K2CdCN4, मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ले लो, तो बाहर वाले आयन तो अलग हो जाएंगे, पोटेशियम अलग, और क्या कहोगे? CdCN4 और क्या? -2। अब ये कह रहा है कि ये जो CdCN4 -2 है, ये जो आयन है, और जब मैं इसमें H2S गैस पास करूं, कर लो, तो जब तुम इसमें H2S गैस पास करोगे तो तुम क्या देख रहे हो? कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी आ जाता है। तो ये कैसे हुआ? यहाँ तो कोई पीपीटी नहीं आया, यहाँ पीपीटी कैसे है? तो हम कहेंगे यहाँ कॉपर फ्री नहीं था, नहीं है, यहाँ कैडमियम जो है वो हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही टूट गया, पार्शियली थोड़े बहुत कैडमियम आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रहते, बाहर आ जाते सॉल्यूशन, और आयन फ्री वानी और ये पकड़ लेगा टेस्ट। तो यहाँ पे क्या आया? CDS का येलो पीपीटी आया। तो तुम कहोगे भाई ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? परफेक्ट है, कुछ भी कर लो, इसमें आयन नहीं आया, और ये परफेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। थोड़ी देर तो ना फास्ट करते ना, शाम तक भूखे रह लिए, अब 2 घंटे नहीं निकल रहे, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया तो ठीक है ना, पूरे दिन तो रहेंगे ना, 2 घंटे नहीं निकले तो नहीं निकले, तो हम परफेक्ट नहीं है, हम क्या है? इम्परफेक्ट है। तो दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या फॉर्मूला रहेगा? K4FeCN6, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, क्या फॉर्मूला है? K4FeCN6, सही। तो मैं बता दें जिसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज है जो सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखती है, और पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखती है। मैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करूंगी तो हम कहेंगे आप परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, तो यूं कोई हो रहेगा, बाहर कौन अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे K4। तो आप कहोगे ये जो 4 पोटेशियम आयन है 4K+, है ना, और ये ऐसे अलग होगा FeCN6 माइनस का 4, तो ये 4 पोटेशियम आयन है और ये फेरोसाइनाइड आयन, इसका चार्ज +4 है, दैट्स वाई इसका चार्ज क्या है? -4। इतनी बात क्लियर। अब बाहर वाले को हमने सीखा था क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। पोटेशियम है ना, बाहर वाले को क्या बोलना है? काउंटर आयन, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है इसको क्या बोलना है? क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो सारे टर्म्स इसी में क्लियर। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लो, हमने का ले लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, गीत बोर्ड पे ध्यान दो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बाहर वाले का नाम क्या है? पोटेशियम, इसका नाम क्या है? फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसको बोलेंगे काउंटर आयन, इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अब अगर कोई कहे कॉम्प्लेक्स में आयोनिक स्फेयर क्या है, तो आपका जो काउंटर आयन है उसी को तुम्हें क्या बोलना है? आयोनिक स्फेयर। काउंटर आयन को ही क्या बोलोगे? आयोनिक स्फेयर। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसको तुम बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फेयर कौन है, तो तुम कहोगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। वह फेरोसाइनाइड आयन जो है वो फेरोसाइनाइड आयन है वो क्या है?
कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन बाहर वाला, ये क्या कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर वाला क्या है आयोनिक स्फीयर, काउंटर आयन, सिंपल कैटायन, जो बोलना है। आई बात समझ। अब इस कॉम्प्लेक्स में भी ये जो पहला एटम है ना Fe, क्या भाई ये जो फर्स्ट एटम है Fe, ये है सेंट्रल मेटल एटम, है ना। Fe का कोऑर्डिनेशन किसके साथ है, साइनाइड के साथ, तो Fe क्या है सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो साइनाइड है ये है लीगेंड, क्या है ये लीगेंड। आई बात समझ में। लीगेंड का काम है मेटल के साथ लोन पेयर डोनेट करना और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, तभी तो तुम कहते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका कोऑर्डिनेशन इसके साथ है, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो तुम कहोगे कि भाई यहाँ पे लीगेंड जो है वो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलोगे, डेटिव। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करो, तो तुम कहोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लो। हमने लिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम आउटर आयन है और फेरोसाइनाइड क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। K+4 है, तो बाहर का चार्ज कितना है, +4, इसलिए फेरोसाइनाइड का चार्ज कितना है, -4। बाहर वाले आयन का दूसरा नाम है काउंटर आयन, इसे ही हम आयोनिक स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो आयन है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन। कोई कहते नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो बिल्कुल है, चार्ज नेगेटिव है ना, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। एक कॉम्प्लेक्स एनायन में पहला होता है मेटल, दूसरा होता है लीगेंड। पहला क्या है, मेटल, दूसरा क्या है, लीगेंड। लीगेंड का काम है मेटल को लोन पे डोनेट करना, और डोनेट करने के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। एक बॉन्ड तो शेयरिंग का होता है, कोवलेंट, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का होता है, आयोनिक, और एक होता है हम तुम्हें पेयर का पेयर डोनेट कर देते हैं, तो बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आपको दिया सेंट्रल मेटल एटम, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला मेटल एटम होता है। ठीक है, बॉन्डेड किसके थ्रू होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल या आयन, है ना, जिसके साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो पहले एटम को हम क्या कह देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। बात क्लियर है। सेकेंड टर्म है तुम्हारे पास लीगेंड। तो लीगेंड मतलब एक स्पीशीज, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, है ना। Cl- एक लीगेंड है, साइनाइड एक लीगेंड है, वाटर एक लीगेंड है, तो Cl- तो एटम है ना, सॉरी Cl- तो क्या है, आयन है। और अगर मैं कहूँ O भी आ जाएगा, कई बार ऑक्सीडो आता है, O आ जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एटम है जो कि लीगेंड है ना। और मॉलिक्यूल लाइक आप कह दो O2 कह दो, O2- भी आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास अमोनिया आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे जो सबके सब कैसे बिहेव करेंगे, लोन पेयर डोनेट का काम करेंगे। यानी ये अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, बॉन्ड कौन सा बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लीगेंड। ठीक है, तो जहां तुम्हें लोन पेयर दिख जाए तुम कह देना भाई ये तो क्या है, लीगेंड। तो लीगेंड में तुम्हें कहूँ भाई आयन बताओ, तो तुम कहोगे देखो आयन तो आप ले लो Cl-, Br-, I-, O-2, ये सब क्या है, आयन है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल बताओ, तो हम कहेंगे जैसे वाटर ले लो, है ना, या फिर तुम अमोनिया ले लो, ठीक है, अल्कोहल ले लो, ये सब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है जो लोन पेयर क्या करने वाला है, डोनेट। तो तुम्हें पता है वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर कैरी करेगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन 2 लोन पेयर कैरी करेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास लोन पेयर है तो डोनेट कर देंगे। ठीक है, आप हाइड्राइड भी लिख सकते हो, H-। तो इनका काम क्या है, मेटल को लोन पेयर डोनेट करना, डोनेशन से बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कहेंगे ठीक है, लीगेंड का काम है मेटल को लोन पेयर डोनेट करना। अब मैं कह दूँ कि ना पूरा वाटर एक लीगेंड है, तो बात तो सही, लेकिन पूरे वाटर में खाली ऑक्सीजन ही तो लोन पेयर डोनेट करेगा, या अमोनिया एक लीगेंड है, बात समझ आ रही है, अमोनिया एक लीगेंड है, तो अमोनिया पूरा क्या करेगा, डोनर एटम तो नाइट्रोजन है ना, अल्कोहल है तो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, है ना। जब मान लो बहुत रिच फैमिली और अपन कहते हैं ये तो बहुत दान पुण्य करते हैं,
तो अच्छी बात है, आप दान पुण्य करें, पर उसमें पर्टिकुलर एक बंदा ही तो होता है जो सबसे आगे रहता है, वही कमा रहा है और वही क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना। बाकी तो ठीक है, नाम हो गया कि हाँ चलो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है तो आपने फैमिली कह दिया, तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम है तो आपने ठीक है स्पीशीज को आपने लीगेंड बोल दिया। बट लीगेंड में मेन रोल किसका है, तो हम कहेंगे मेन हीरो तो डोनर एटम। मेन रोल कौन है, डोनर एटम का। तो हम कहेंगे ठीक है, पूरे लीगेंड में अगर आप सिर्फ उसी एटम को कंसर्न दो, है ना, एटम प्रेजेंट इन लीगेंड विच डोनेट इट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, उसे क्या बोलोगे, डोनर एटम। तो तुमसे पूछे कि तुम तो ऐसा करो वाटर का डोनर एटम बताओ, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। तो भाई वाटर का जो डोनर एटम है दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि पूरे के पूरे वाटर में रोल तो ऑक्सीजन प्ले करेगा, है ना। अमोनिया का डोनर एटम बताओ, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इन NH3, तो अमोनिया में रोल प्ले कौन करेगा, नाइट्रोजन एटम। इसी का काम है लोन पेयर को क्या करना, डोनेट करना, ठीक है। अल्कोहल में ऑक्सीजन, ईथर में ROR, ईथर क्या होता है, ROR से तो कोई उम्मीद नहीं है, किससे, ऑक्सीजन, है ना। तो तुम कहोगे कि भाई ईथर भी एक लीगेंड है, ईथर क्या है, ROR, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करेगा, मैं डोनेट कर देता हूँ, इतनी बात क्लियर है। तो हम कहेंगे ठीक है, लीगेंड में वो एटम जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, डोनर एटम, ठीक है, बढ़िया, है ना। अब आपसे पूछे कि भाई आयनिक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये टर्म क्या है, तो मैंने अभी तो बताई थी कि एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड, लीगेंड का काम है लोन पेयर डोनेट करना मेटल को, कौन सा बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और इसको छोड़ दो तो जो बाहर वाला आयन है, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, है ना, काउंटर आयन को तुम्हें क्या बोलना है, आयोनिक स्फीयर। तो अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन आयनिक स्फीयर है, कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो वो कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मान लो हम तुम्हें एक टर्म दें, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 होल 4 SO4, ये टर्म है पास, Cu NH3 होल 4 SO4, ठीक है। तो ये तो क्या है, SO4 -2 आयोनिक स्फीयर, काउंटर आयन, सिंपल एनायन, कुछ भी कह दो, और ये -2 इसलिए कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है, +2। अब इस कॉम्प्लेक्स में तुम ध्यान से देखो, कॉपर ही +2 है, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है ना, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, कॉपर क्या है, +2, और अमोनिया अपना लोन पेयर कॉपर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि चलो अमोनिया ने अपना लोन पेयर कॉपर को डोनेट कर दिया, कॉपर +2, सही। तो ये पूरा का पूरा ये आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और सल्फेट बाहर SO4 -2 है, तुम चाहो तो ऐसे लिख दो चाहे सिंपल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, आयोनिक स्फीयर, ठीक है। बॉन्ड कौन कौन से, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो दिख रहा है। अब कॉपर +2 बार सल्फेट -2 क्या है, आयनिक बॉन्ड भी है ना। अमोनिया के अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, सही। इसकी जगह वाटर होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता, ठीक है। फिलहाल तो मुझे कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट तीनों नजर आ रहे हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, +2 -2 में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक, है ना। और अमोनिया के अंदर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी तुम कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों दिखेगी। आई बात समझ में, तीनों का मिक्सचर ही मिलेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं कहूँगी भाई इस कॉम्प्लेक्स में ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। ये क्या है, तो हम कहेंगे ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बाहर जो सल्फेट दिख रहा है आपको उसे क्या लिखना है, आयोनिक स्फीयर, ठीक है। तो ये आयनिक स्फीयर है। फिर मैं कहूंगी ये जो कॉपर +2 है ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और ये अमोनिया इसको लोन पर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, लिगेंड, क्या है ये, लिगेंड। और सल्फेट क्या है, आयनिक स्फीयर या काउंटर आयन। बाहर वाले आयन को क्या कहते हैं, काउंटर आयन। सल्फेट का टेस्ट आएगा, आएगा, फ्री है ना, आएगा,
कॉपर का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बॉन्डेड है। कॉपर का है, कॉपर अमोनिया का मिक्सचर है आपके पास, बॉन्ड बना हुआ है, तो कॉपर +2 सिंगल का टेस्ट नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर। अब ये जो है ना 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 4 में तुम्हारे पास व्यवस्था है, 3D अरेंजमेंट है। या तो तुम बोलोगे भाई 4 के लिए टेट्राहेड्रल, या फिर तुम क्या बोल दो स्क्वायर प्लेनर, है ना। सेंटर में एक एटम है, साइड में 4 लोग हैं, तो अरेंजमेंट भाई 2 ही एटम होते तो हम कहते लीनियर ज्योमेट्री, 3 होते तो हम बनाते थे पंखा, ट्राइगोनल कोप्लेनर। 4 है तो तुम कहोगे या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। 5 है तो आपका क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो 3D अरेंजमेंट है। 3D अरेंजमेंट का नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या भाई 3D अरेंजमेंट को क्या बोलने वाले हो? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हाँ गया ये रहा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, 3D स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। मतलब आपने सेंटर में मेटल है, चारों तरफ कौन है? लिगेंड है, तो अरेंजमेंट कैसा है वो बता दो। तो उस अरेंजमेंट को हमें बोलना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने तुम्हें कहा देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बाद में नंबर ऑफ लिगेंड्स दे देते हैं तुम्हें। नंबर ऑफ लिगेंड्स है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री थोड़ा दिमाग लगा लो, तो हम कहेंगे ठीक है हाइब्रिडाइजेशन और क्या आइडेंटिफाई करना है? ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब मान लो पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा, तुम ऐसा करो Ml2 है, Ml2 है, M मतलब मेटल, L2 मतलब लिगेंड, तो हम कहेंगे लिगेंड तो 2 है। लिगेंड कितने हैं? 2 है, ठीक है। अब तुम कहोगे 2 ही लिगेंड है, 2 ऑर्बिटल में डोनेशन जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल चॉइस ही क्या है तुम्हारे पास? sp। पहला ऑर्बिटल कौन सा लोगे? s, दूसरा क्या लोगे? p। तो अगर 2 लिगेंड है तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अब sp में आप कहोगे देखो एक लिगेंड इधर से डोनेट कर देगा, एक लिगेंड इधर से डोनेट कर देगा, तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलना है? लीनियर। 2 ही लिगेंड है तो आपके पास कोई नया चॉइस नहीं है, 2 में आपका आंसर क्या रहेगा? लीनियर। बात समझ में आ गई। तो आपसे कहा जाए Ml2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तो लिगेंड 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, ज्योमेट्री लीनियर है, और इस तरह से अरेंजमेंट है। क्लियर। अब मैं कहूँ नहीं मान लो 3 लिगेंड है, सपोज वी हैव Ml3, M मेटल, L3 मतलब 3 लिगेंड्स, तो हम कहेंगे अच्छा 3 लिगेंड है, तो 3 का चॉइस क्या है? sp2। 3 का चॉइस क्या है? एक s, 2 p, sp2, तो हम कहेंगे अच्छा sp2। अब sp2 में आपको इस तरह से ही बनाना है ना, 3 में क्या करो? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो हम कहेंगे ट्राइगोनल कोप्लेनर। पंखा होता है ना, पंखे में 3 विंग्स है, तीनों एक दूसरे से क्या मैक्सिमम डिस्टेंस पे 120 डिग्री पे, तो हम कहेंगे अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसे क्या बोलना है? ट्राइगोनल कोप्लेनर। ठीक है भाई, ट्राइगोनल कोप्लेनर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया है ना। सपोज वी हैव 4 लिगेंड्स, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 4 लिगेंड है। अब 4 में तुम 2 चॉइस लेके बैठोगे, क्या भाई? 4 में तुम्हारे पास चॉइस, सॉरी Ml4 है ना, Ml4 है, तो मैं कहूंगी Ml4 में आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड तो 4 है, लेकिन एक व्यवस्था तो तुम ऐसी दे सकते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक व्यवस्था कैसी होती? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और दूसरी कैसी होती? तो हम कहते स्क्वायर प्लेनर। ऐसा भी तो कर सकते थे कि भाई 4 लिगेंड है, जैसे तुम्हारी बुक होती है ना, बुक क्या है? स्क्वायर है ना, उसी प्लेन में तुम्हें क्या रखना है? मेटल रखना है। बुक को बीच में से काट दो, सर्कल बनेगा, वहां मेटल फिट कर दो और 4 कोने पे 4। क्यों नहीं कि मेटल ऊपर रख दो तो फिर वो पिरामिडल टाइप हो जाएगा। सब एक प्लेन में होने चाहिए, तो एक प्लेन में क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो हम कहेंगे देखो ये व्यवस्था को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और इस तरह के शेप को क्या कहते थे? मीथेन का था टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप तब आएगा जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3।
और स्क्वायर प्लेनर शेप कब आएगा? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। है समझ में? अगर कोई है स्क्वायर प्लेनर तो तुम्हें आंसर देना है भाई DsP2, और वो कहीं नहीं टेट्राहेड्रल तो आंसर क्या देना है? sp3। आई बात समझ है ना? तो ओके भाई। अब मान लो आपके पास नंबर ऑफ लीगेंड 5 है, ml5 है, तो 5 लीगेंड। अब 5 में तुम्हारे पास एक ही अरेंजमेंट है। पहले एक पंखा बना दो तो हम कहेंगे फैन लाइक ट्राइगोनल, सब एक प्लेन में होंगे 3 लीगेंड। ठीक है, पंखा हो गया, 3 विंग्स हो गए, एक लीगेंड अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। तो इस शेप को आपको बोलना है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब नंबर ऑफ लीगेंड तो 5 है। अब 2 चॉइस यहां पे भी है, वेदर इट इज sp3d और इट इज DsP3। व्यवस्था ऐसी आएगी, 3D अरेंजमेंट ऐसा ही आएगा। क्लियर यहां तक? और लास्ट आपसे कहते थे कि नहीं भाई ml6 है, कितने लीगेंड हो गए? 6 हो गए। तो या तो तुम्हें बोलना है sp3d2, और क्या बोलना है? d2sp3, या तो sp3d2 या d2sp3। और आपको बताना है 6 लीगेंड का अरेंजमेंट। तो आप ऐसा करो, बुक ले लो, सेंटर में सर्कल बना दो। तो हम कहेंगे अच्छा स्क्वायर प्लेनर कह रहे हो, तो हाँ स्क्वायर प्लेनर। अब मैंने अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया तो वो कोऑर्डिनेट ही है, अब अपन चैप्टर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बना नहीं बना उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये तो 4 हुए, तो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलोगे इसको? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये अबव द प्लेन है ना। बुक के ऊपर ऐसे पेन लगा दो तो वो इन 4 लीगेंड से कनेक्ट होगा, और बिलो द पेन है, नीचे पेन लगा दो तो वो भी ऊपर वाले 4 लीगेंड से कनेक्ट होगा। तो टोटल फेस 8 बनेगी, तो ऑक्टाहेड्रल। और इसे ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलोगे इसको? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैंने तुम्हें कहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब भी देखोगे तुम्हें इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब तुम्हें क्या देखना है? स्क्वायर ब्रैकेट एक तरफ करो, बाहर वाला आयन एक तरफ करो। अब बाहर K4 4 पोटेशियम, एक पोटेशियम का चार्ज क्या है? +1, तो 4 पोटेशियम का चार्ज कितना हुआ? +4। तो बाहर का चार्ज अगर +4 है, इसलिए कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या हुआ? -4। ये जो स्पीशीज है इसमें पहला एटम है मेटल, दूसरा है लीगेंड। कंबाइनली बोलोगे कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या बोल दो? कॉम्प्लेक्स एनायन। आई बात समझ? कॉम्प्लेक्स एनायन का ही दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और बाहर वाला आयन है उसको तुम काउंटर आयन बोलो, आयोनिक स्फीयर, या तो काउंटर आयन बोलो, सिंपल कैटायन बोलो, या आयोनिक स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों कह रहे हो? क्योंकि फर्स्ट एटम में सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंड है लीगेंड। लीगेंड यानी वो स्पीशीज जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को क्या करती है? डोनेट करती है। यानी एक मेटल होना चाहिए, साइड में क्या होना चाहिए? लीगेंड। लीगेंड का काम है लोन पेयर डोनेट करना। अब अगर लोन पेयर डोनेट करोगे तो बॉन्ड बनाओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बिटवीन लीगेंड एंड मेटल, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारी टर्म क्लियर। बाहर वाला आयन या तो बोलो काउंटर आयन या आयोनिक स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट वाले को क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स आयन। प्लस है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, माइनस है तो कॉम्प्लेक्स एनायन। फिर कॉम्प्लेक्स में पहला है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा है लीगेंड। लीगेंड का काम है CMA को लोन पेयर डोनेट करना। कौन सा बॉन्ड बनाना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म तो हमने कहा था पहला सेंट्रल मेटल एटम, फर्स्ट एटम होगा जो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा था लीगेंड। लीगेंड यानी कोई स्पीशीज, चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, जिसका काम है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को क्या करना? डोनेट करना।
ठीक है। अब लोन पेयर होगा तो डोनेट करेगा, तो हम कहेंगे हाँ। तो ये पता है नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर एंड हैलोजन 3 लोन पेयर। तो अगर कहीं पे भी नाइट्रोजन मिल जाए, जैसे हमने अमोनिया लिखा, इसकी जगह में 1 डिग्री अमाइन भी तो लिख सकती थी, RNH2। RNH2 क्या है? 1 डिग्री अमाइन। RNHR ये क्या है? 2 डिग्री अमाइन। और अगर मैं लिख दूं R3N तो ये क्या है? 3 डिग्री अमाइन। ठीक है। वाटर, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ROH अल्कोहल, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ईथर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ROR क्या है? ईथर। तो हम कहेंगे हाँ इन सब में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इन सब में लोन पेयर है। आयन की बात करो तो क्लोराइड माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस, H माइनस, ये सब भी आयन से स्पीशीज है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट कर लूँगा, और अगर आप डोनेट करते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? लीगेंड। अब मैंने कहा था वाटर एक लीगेंड है, बट रोल प्ले तो ऑक्सीजन कर रहा है। पूरे H2O का क्या करूँ? डोनेशन का काम कौन कर रहा है? ओ। अमोनिया एक लीगेंड है, डोनेशन कौन कर रहा है? N, नाइट्रोजन। तो तुम कहोगे लीगेंड में प्रेजेंट वो एटम जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे बोलते हैं डोनर एटम। आएगा समझ में? और डोनर एटम कितने हैं? एक लीगेंड में कितने डोनर एटम हैं उसे बोलते हैं डेंटिसिटी। ठीक है। कोई पूछे कि भाई डेंटिसिटी क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लीगेंड। एक लीगेंड में कितने डोनर एटम हैं प्रेजेंट इन अ लीगेंड, उसे क्या बोलोगे? डेंटिसिटी। क्लियर है? अब डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल दिया है। मान लो ये कॉपर NH3 4 SO4, तो इसका कॉमन आयन, सिंपल आयन तो है सल्फेट, काउंटर आयन तो है सल्फेट, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? Cu NH3 4। अब सल्फेट -2 होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या होगा? +2। अब चाहे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 लिखो, चाहे कॉपर पे +2 लिखो, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है ना। तो तुम ये नहीं सोचोगे मैंने इस पे लिख दिया, इस पे क्यों नहीं लिखा। बात एक ही है, अमोनिया तो न्यूट्रल। तो मैं कहूँगी देखो सेंटर में कॉपर +2 है, तो सेंटर वाला आयन क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। साइड में अमोनिया मॉलिक्यूल है जिसका काम है इसको लोन पेयर डोनेट करना। ठीक है। अब अमोनिया कॉपर +2 को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो अमोनिया क्या है? लीगेंड। और लीगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 4। तो अगर मैं कहूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिन रहे हो वो लिख देना। ठीक है। और बाहर क्या है? सल्फेट -2, आयोनिक स्फीयर या काउंटर है। अब सल्फेट -2, कॉपर +2, +2 -2 है ना, Na+Cl-, कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। तो हम कहेंगे एक तो आयोनिक बॉन्ड है। सल्फेट में तुम्हें दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा पाई, है ना। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और लीगेंड मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट। तो मैं कह दूं कि इसमें मुझे 3 प्रकार के बॉन्ड दिख रहे, कोवलेंट बॉन्ड भी दिखता है, आयोनिक बॉन्ड भी दिखता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखेगा। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड भी दिखेगा, आयोनिक बॉन्ड भी दिखेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था पहले। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर समझ में आ गया। मेटल और लीगेंड का कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स में मेटल और लीगेंड को कंबाइनली क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बाहर काउंटर आयन को क्या बोलोगे? आयनिक। तो बाहर वाला आयनिक स्फीयर और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तुम कहोगे भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंटर में मेटल है, चारों तरफ लीगेंड है। लीगेंड अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। और 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो 2 ऑर्बिटल में पहला s, दूसरा p। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसका? लीगेंड का। किसके चारों तरफ? सेंट्रल मेटल एटम। उसे क्या बोलना है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्लियर है? सब पढ़ चुके पहले, है ना। तो 2 ही बॉन्ड बने तो तुम कहोगे लीनियर ज्योमेट्री, और आंसर है sp। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे तो ट्राइगोनल कोप्लेनर। 3 में पंखा,
पंखे में क्या है, विंग्स जो है वो ट्राइगोनल और एक ही प्लेन में होते हैं, पंखे के विंग क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में, तो ट्राइगोनल कोप्लेनर। और 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे यानी sp_p यानी sp2। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं कहूँ 4 लोगों को मेटल के अराउंड अरेंज करना है ना, एक बॉल है और 4 लोग अरेंज करने हैं, 4 और बॉलें अरेंज करनी है, तो 4 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था ना, कार्बन की ज्योमेट्री, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है और कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल। तो हम कहेंगे 4 में वेदर इट इज टेट्राहेड्रल और इट इज स्क्वायर प्लेनर, है ना। स्क्वायर प्लेनर मतलब केक मान लो, केक में सेंटर में एक बॉल और उसी में चारों तरफ 4 बॉल। ठीक है, तो हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2। और टेट्राहेड्रल तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लियर। इफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 5 का अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पंखा तो बना दो, सेंटर में एटम है, 3 विंग्स लगा दिए, ट्राइगोनल। पंखे में ऊपर की डंडी हो गई 4 और एक बिलो द प्लेन भी बॉन्ड है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 चॉइस है, sp3d, dsp3। अब आपको लगता है sp3d तो 11th में पढ़ा था, dsp3 तो ऐसा कुछ भी नहीं है। d ऑर्बिटल बाहर वाला लेते हो तो d पीछे आएगा, d ऑर्बिटल अंदर वाला लेते हो तो d आगे आएगा। आएगा समझ, जैसे 4s 4p 4d तो s p और d ले रहे हो, लेकिन 3d 4s 4p तो d इनर ले रहे हो, है ना, तो d फिर s फिर p। ठीक है, d अंदर वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d बाहर वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्लियर होगा जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। और 6 में एक ही अरेंजमेंट है, स्क्वायर बना दो, केक बना दो, अबव द प्लेन कैंडल लगा दो, बिलो द प्लेन, है ना। तो अब देखो कैंडल लगा दो तो कैंडल केक के चारों कोनों से क्या करती, टच कर सकती, तो 4 फेस दिखी रही। और बिलो द प्लेन भी, केक को हवा में रखो, बिलो द प्लेन भी अगर मैं कहूँ कैंडल है तो वो भी क्या करेगी, 4 पार्ट से टच करेगी, 4 कॉर्नर से, तो 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितना हुआ 8। लेकिन बॉन्ड तो 6 ही बने, केक के कॉर्नर 4 है, अबव द प्लेन 5वां बॉन्ड, बिलो द प्लेन 6ठा बॉन्ड। तो इफ देयर आर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन वही sp3d2, d बाहर वाला, और d2sp3, d अंदर वाला। अगर d2sp3 है तो आपको बोलना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और sp3d2 है तो क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डिपेंड कौन सा लीगेंड है, क्या करना है। ठीक है, उसको हम CFT में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस करा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, Ml2 टाइप कॉम्प्लेक्स, लीगेंड कितने हैं 2। ठीक है, ज्योमेट्री लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन sp। Ml3 लीगेंड कितने 3, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ट्राइगोनल कोप्लेनर। नाउ Ml4 तो तुम कहोगे 2 चॉइस है, sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। sp3 का शेप टेट्राहेड्रल और dsp2 में स्क्वायर 3D अरेंजमेंट है। ठीक है, और अगर लीगेंड Ml5 है, लीगेंड 5 तो sp3d और यहाँ dsp3, अरेंजमेंट एक ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और Ml6 नंबर ऑफ लीगेंड 6, वेदर इट इज sp3d2 और इट इज d2sp3, और शेप कैसा है ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझ में, ये कोई दिक्कत है। शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क है, ज्योमेट्री मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब शेप मान लो ये बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, ये बॉन्ड है ही नहीं, लोन पेयर, ठीक है ना। तो शेप ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, मैंने आपको ना एक मकान का नक्शा बना के दे दिया, तो आपको यही बनाना है, इधर बेडरूम बनाना है, इधर किचन करना है, इधर ये फिक्स है। अब आपका इतना बजट है ही नहीं, तो उसे वो क्या करो, छोड़ दो, है ना। ज्योमेट्री तो रहेगी जो ही रहेगी, थोड़ा ना आप ऐसा नहीं है तो आप उठ पटांग कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ज्योमेट्री मतलब भाई ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। नाउ अगर आपके पास एक बॉन्ड नहीं है, आपके पास यहाँ लोन पेयर है, तो फिर अब इसका शेप चेंज होगा। शेप क्या हो गया, स्क्वायर और एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर। तो शेप और 3D में फर्क समझ में, ज्योमेट्री में फर्क समझ में आ गया ना ये। ठीक है, अब देखो होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब सेम, लैप्टिक में ध्यान रखना लीगेंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लीगेंड है, तो ये क्या होगा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहीं से कंटिन्यू करना था अपन को। क्लियर। तो होमोलैप्टिक तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा लीगेंड ढूंढ रहे हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढ रहे हो, तो जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड पढ़ रखा है हमने, K4FeCN6, सारे लीगेंड एक जैसे ही तो है। ठीक है, या फिर तुम अभी तुमने कॉपर वाला भी तो पढ़ा था,
तो हम कहेंगे CuNH3 होल 4 और बाहर क्या आ जाएगा SO4। ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लिगेंड है उसे क्या बोलना है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। पहला एग्जांपल पोटेशियम पेरोसाइनाइड K4 FeCN6, दूसरा एग्जांपल CuNH3 होल 4 SO4। ठीक है। नाउ हेट्रोलैप्टिक, हेट्रो मतलब तुम कहोगे ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड है, एक से ज्यादा तरह के क्या है लिगेंड है। ठीक है, स्टूडियो बाद में लिखना। अब देखो एक से अलग तरह के लिगेंड है ना, तो हम कहेंगे जैसे मान लो मेरे पास ये है प्लैटिनम NH3 होल 2 Cl2, सारे लिगेंड सेम तो है नहीं, दो लिगेंड अमोनिया है, दो लिगेंड Cl है। ठीक है, या सारे अलग हो तो भी पॉसिबल था, तो मैंने लिख दिया प्लैटिनम NH3, Py मतलब पिरिडीन, Br मतलब ब्रोमीन और Cl मतलब क्लोरीन। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड है, NH3 पिरिडीन Br Cl, ब्रोमिडो क्लोरिडो बोलेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके दिस इज हेट्रोलैप्टिक, दिस इज हेट्रोलैप्टिक। सारे सेम होते तो तुम क्या बोलते, होमोलैप्टिक। अलग है तो क्या बोलोगे, हेट्रोलैप्टिक। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। आपके पास जो लिगेंड है उसमें डोनर एटम कितने हैं, है ना। अगर तुम्हारे पास ऐसा लिगेंड है जिसमें एक ही डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट है ना। डोनर एटम क्या है, एक ही, मोनोडेंटेट। अब उस मोनोडेंटेट में भी क्या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है और न्यूट्रल है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। बाइडेंटेट 2 डोनर एटम है, और पॉलीडेंटेट, तो पॉली मतलब 2 से ज्यादा डोनर एटम है तो 3 डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेट, 4 डोनर एटम है तो टेट्राडेंटेट, 5 है तो पेंटाडेंटेट और 6 है तो हेक्साडेंटेट। तुम्हारे सिलेबस में तो हेक्साडेंटेट ही है, EDTA -4, बट अपन सारे एक बार डिस्कस कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। नंबर ऑफ डोनर एटम्स यानी डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स है वो 3 तरह के, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब डोनर एटम एक ही है। ठीक है। अब अगर एक ही डोनर एटम है तो उसको देख लेते हैं भाई, एक कैसे। तो देखो पहला है तुम्हारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम एक ही हो, है ना। डोनर एटम क्या, एक डोनर एटम। अब एक डोनर एटम तो हम कहेंगे कि जैसे तुम न्यूट्रल वाला ले लो, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, तो अभी तुमने जो भी एग्जाम्पल पढ़े थे लाइक वाटर था, एल्कोहल था, है ना, ईथर था, अमोनिया था, 1 डिग्री अमाइन था, 2 डिग्री अमाइन था, इन सब में एक ही तो है, या तो नाइट्रोजन डोनर एटम है या क्या है ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो इन सबको तुम्हें क्या मानना है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट। इनके ऊपर कोई चार्ज छोड़ना है, तो ये क्या है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मैं कहूं कि न्यूट्रल की जगह नेगेटिव वाले की बात करूं, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो हम कहेंगे मोनोडेंटेट डोनर एटम एक होना चाहिए और चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस। तो तुम कह दो Cl-, क्लोरिडो, Br-, ब्रोमिडो। इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे जितना भी नेगेटिव लिगेंड है ना सबका सफिक्स O है, तो Cl- क्लोरिडो, Br- ब्रोमिडो, I- आयोडो या आयोडीडो। ठीक है, F- फ्लोरिडो, OH- हाइड्रोक्सो, H- हाइड्रीडो। अभी सिर्फ सुनना है ताकि बाद में अजीब नहीं लगे क्या है, O लगाना है।
हाइड्रीडो, HYDRIDO, ठीक है ना, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड तो होता ही है, ओ लगाना है। तो ये सब क्या है, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ठीक है, लिगेंड तो है, लोन पेयर डोनेट करेंगे, न्यूट्रल था, ये नेगेटिव है, ऐसे तो पॉजिटिव भी हो सकता था। तो पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। पहला है NO+, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलोगे, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसो तो होता ही है, NO न्यूट्रल होता है, तो नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसोनियम। और एक NH2, NH2 होता है हाइड्रोजीन, और एक NH2 उड़ा दूं मैं, एक को ही रखूं, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजीनियम, ठीक है। NH2 NH3+, क्या है ये, हाइड्रोजीनियम। और NO+, ये कभी मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि प्लस भी हो और लोन पे डोनेट भी करे, ऐसा तो चॉइस ही कम, चांस कम ही है, बट है नाइट्रोसोनियम। मना नहीं कर सकते कि पॉजिटिव मोनोडेंटेट नहीं होता, नहीं भी होता तो है, दो तो हमारे ध्यान में है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये आपके है पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम बात करें किसकी, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, तो हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड यानी ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम क्या हो, एक से ज्यादा हो। बाई मतलब दो ही हो, पॉली तो कह नहीं रहे, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम कितने होने चाहिए, 2। डोनर एटम कितने होने चाहिए, 2। तो हम कहेंगे ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बाइडेंटेट में एग्जाम्पल दो, तो देखो ध्यान से सुनना। फर्स्ट एग्जाम्पल है इथाइलीन डाइअमीन। इथाइलीन डाइअमाइन कह दो, है ना। तो ईथ मतलब कितने कार्बन, 2। पहले सुनो, इसको समझो। ईथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। लीन मतलब लगातार, लीन मतलब लगातार। डाइअमाइन, अमाइन क्या, NH2। तो भाई एक लोन पेयर तो इधर दिख रहा है, और फिर NH2, एक लोन पेयर इधर भी दिख रहा है, ठीक है। अब तुम कहोगे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोग लोन पेयर डोनेट करें, ठीक है। तो डोनेट कर दिया भाई, इसने भी डोनेट कर दिया, इसने भी डोनेट कर दिया। किसको डोनेट करना है, मेटल को। देखो एक रिंग बन गई, क्या रिंग भी तो बन गई, तो रिंग को बोलते हैं कीलेट। रिंग को क्या बोलोगे, कील। इसके डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। क्लियर, तो हम कहेंगे ओके। अब इसको शॉर्ट में देखो, वैसे तो इसका नाम इथाइलिन डाइअमाइन, कई जगह इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। तुम सबको इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN। कहीं लिखा हो EN, मतलब वो इसी की बात कर रहा है, इथाइलिन डाइअमाइन। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम कहें कि ओके चलो, मान लो और कुछ ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया ऑक्सिलेट। ऑक्जेलिक एसिड पता है ना, H2C2O4, H2C2O4। तो H2 हटा दो तो C2O4-2, ठीक है। यानी COO, C डबल बॉन्ड O, और फिर से COO, C डबल बॉन्ड O और O-। अब ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, मेटल। एक रिंग तो दिख रही है ना, वैसे इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सिलेट। और शॉर्ट में क्या बोलने वाले हो, ऑक्सा। ऑक्सिलेट शॉर्ट में क्या बोलोगे, ऑक्सा, ठीक है। और तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, C2O4-2 ऑक्सिलेट। क्लियर है। फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लो 2 पिरीडीन कनेक्ट कर दूं। तो पिरीडीन क्या होता है, बेंजीन में नाइट्रोजन। ये अकेला है तो मोनोडेंटेट है ना, और दूसरा भी कनेक्ट कर दूं तो ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाइपिरिडाइल या डाइपिरिडीन। कई जगह बाइपिरिडीन भी लिखे, एक ही है। शॉर्ट में इसको BIPY भी लिखते हैं, बाइपिरिडीन, ठीक है, वही की बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है, और वहाँ के दोनों डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है
एक और एग्जाम्पल देना है ग्लाइसिनेट, ठीक है। अब ग्लाइसिनेट में क्या करो, आधा तो EN लिख दो, इथाइलिन डाई अमाइन, और आधा ऑक्सिलेट लिख दो, COO माइनस, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा यहां तो नाइट्रोजन डोनर एटम है और यहां कौन है, ऑक्सीजन डोनर एटम। तो भाई नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, डोनेट किसको करना है, मेटल को। तो इसका नाम तो है ग्लाइसिनेट, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखना है, ग्लाई, GLY, ग्लाई। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल। अब दोनों डोनर एटम डिफरेंट है, तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर दोनों डोनर एटम अलग है और एग्जाम में आ गया एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल दो। अभी तक तो तुमने सिमेट्रिक पढ़ा था, दोनों डोनर एटम सेम थे, यहाँ पे तुम्हें बताना कि नहीं दोनों डिफरेंट है, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है। तो एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिनेट। आई बात समझ में। चार्ज ग्लाइसिनेट का तो -1, सही है ना, चार्ज कितना है, -1, ठीक है। अब पॉलीडेंटेट, तो देखो हमारे सिलेबस में सीधा हेक्साडेंटेट ही है, तो पहले मैं हेक्साडेंटेट बता देती हूँ। नाम से क्या लग रहा है, डोनर एटम कितने होने चाहिए, 6। हेक्साडेंटेट लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें 6 डोनर एटम है, ठीक है। डोनर एटम 6, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारे पास EDTA-4, EDTA चार्ज कितना है, -4। E मतलब इथाइलिन, E मतलब है इथाइलिन, D मतलब है डाई अमाइन, ठीक है। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। ये CBSE 2010 में, JEE में 2010 में और नीट में 2010 में, तीनों में सेम क्वेश्चन था, EDT, ठीक है। अब देखो इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, तो इथाइलिन तो भी सिखाया था, 2 कार्बन के लिए ईथ, लगातार के लिए लीन, 2 कंटिन्यूअस कार्बन ईथ, है ना, कंटिन्यू खाली वैलेंसी है तो क्या, लीन। डाई अमाइन, अमाइन क्या था, NH2 और NH2, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे 2 वैलेंसी बनेगी, यहाँ के भी दोनों हाइड्रोजन रिमूव करोगे 2 वैलेंसी बनेगी, टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो मुझे टेट्रा तो करना ही है। एसीटेट, CH3COH होता है एसिटिक एसिड, CH3COO माइनस क्या होता है, एसीटेट। तो मैं CH3 की जगह CH2, क्योंकि कनेक्शन भी तो देना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, CH2 लिखूंगी ना, तो 2 हाइड्रोजन 3 और 4, और बाकी क्या लिख दो, COO माइनस। तो ये CH2COO माइनस, अगेन CH2COO माइनस, और यहां पे भी कुछ ऐसा ही, CH2COO माइनस, और यहां पे भी यही होगा, CH2COO माइनस। क्लियर। नाउ डोनर एटम, तो देखो इथाइलिन डाई अमाइन, तो डाई अमाइन मतलब ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, और ये भी। तो 4 कॉर्नर वाले ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, टोटल डोनर एटम कितने हैं, 6। तो 6 डोनर एटम, दैट्स वाई आप क्या बोलोगे, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, डोनर एटम 6 है, तो आपको क्या बोलना है, हेक्साडेंटेट। आई बात समझ। अब मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटेट, यहाँ H लगा दो, तो ट्राई एसीटेट मतलब इसको कम कर दो, तो डोनर एटम एक ही तो कम होगा, तो पेंटाडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहूँ नहीं, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई भी नहीं, डाई एसीटेट, तो 2 ले लो, दोनों जगह HH लगा दो, तो 2 डोनर एटम कम हो गए, तो टेट्राडेंटेट हो गया। आई बात समझ में ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, बट आपके सिलेबस में हेक्साडेंटेट ही है, EDTA-4। क्लियर है यहाँ तक।